देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत को मिलेगा नया सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत कल लेंगे शपथ। सीजेआई बीआर गवई का आज अंतिम दिन। एसआईआर के दबाव में कई बीएलओ की मौत, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। चंडीगढ़ से जुड़े विधायक पर गृह मंत्रालय ने तोड़ी चुप्पी, कहा संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने का इरादा नहीं। असम में मियां वोट बैंक पर राजनीति गर्म, सीएम हेमंत बोले हमारे वोट बिखरे, उनका एकजुट। और बरेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई, तौकीर रजा के करीबियों की विशाल संपत्तियां ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। भारत की न्याय व्यवस्था में कल एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। देश को नया प्रधान न्यायाधीश मिलने जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत एक ऐसा नाम जो संविधान के इतिहास में कई अहम फैसलों के साथ दर्ज है और अब भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आज सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ठीक कल से सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालेंगे जस्टिस सूर्यकांत, वो न्यायाधीश जिन्होंने अनुच्छेद 370, राजद्रोह कानून, पेगासस जांच और बिहार मतदाता सूची जैसे बड़े मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई। हिसार के एक आम मध्य वर्गीय परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचने की उनकी यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अहम फैसले और हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्य, इन सभी पड़ावों से उन्हें भारतीय न्यायपालिका का सबसे भरोसेमंद नाम बनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए बार एसोसिएशन में 1/3 महिला आरक्षण की वकालत की। एक महिला सरपंच को पद से हटाने में हुए जेंडर बायस को भी कड़े शब्दों में उजागर किया। 1 रैंक 1 पेंशन को संवैधानिक ठहराने वाली पीठ में भी वही शामिल रहे और पीएम मोदी की पंजाब यात्रा में सुरक्षा चूक की जांच के लिए इंदु मल्होत्रा कमेटी बनाने का फैसला भी उन्हीं की बेंच ने लिया। कल जब वो सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे, उनके सामने देश के न्याय तंत्र को आधुनिक, संवेदनशील और तेज बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। 15 महीने का कार्यकाल और उम्मीदें बहुत बड़ी। भारत को नया सीजेआई मिल रहा है, जिससे जुड़ी हर नजर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर उठ चुकी है। देश के कई राज्यों में बूथ लेवल अफसरों की मौत की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई मौतें एसआईआर के काम के बढ़ते दबाव से जुड़ी है। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी में लागू किए गए एसआईआर ने बीएलओ और पोलिंग अफसरों पर असामान्य बोझ डाल दिया है। पार्टी का आरोप है कि काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि कई अधिकारी आत्महत्या तक करने को मजबूर हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे बिना तैयारी वाले फैसलों से जोड़ते हुए सरकार का हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की वोट चोरी की राजनीति अब जानलेवा रूप ले चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया है कि सिर्फ 19 दिनों में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है और वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए संस्थाओं पर दबाव डाल रही है और चुनाव आयोग मूल दर्शक बना हुआ है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि एसआईआर को अचानक बिना योजना और संसाधनों के लागू कर दिया गया, जिससे प्रशासनिक तंत्र पर असहनीय बोझ पड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अब भी देश नहीं जागा तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभ भी गिर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक मामले पर जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र का संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक पेश करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह केवल केंद्र सरकार की ओर से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है और ये अभी विचाराधीन है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रस्ताव का चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही इसे पंजाब या हरियाणा से जुड़े किसी विवाद की दिशा में देखा जाना चाहिए। केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि मौजूदा स्थिति को बदलने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने सभी संबंधित पक्षों की सहमति के बिना किसी कदम को आगे न बढ़ने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी ये केवल चर्चा का स्तर है, निर्णय का नहीं। पंजाब की आप, कांग्रेस और अकाली दल ने पहले इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए पंजाब के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया था। गृह मंत्रालय के बयान के बाद राजनीतिक माहौल शांत होने की उम्मीद है। इससे पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ती तनाव की प्रतिक्रिया कम हो सकती है और चंडीगढ़ की स्थिति को लेकर अभी आशंकाएं खत्म हो सकती हैं। असम की सियासत आज एक बार फिर एक बयान से गर्मा गई है।
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि मियां समुदाय एकजुट होकर वोट करता है, जबकि उनके शब्दों में हमारे लोगों के वोट बिखरे हुए हैं और यही वजह है कि समुदाय राजनीतिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। शर्मा ने कहा है कि मियां लोग एक मुश्त वोट डालते हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोग अगर एकजुट न हुए तो हालात और चुनौतीपूर्ण होंगे। यही नहीं, सीएम का ये बयान और भी सख्त हो गया है जब उन्होंने निचले असम में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा, निचला असम उनसे वापस नहीं लिया जा सकता, हमें दबाव बनाए रखना होगा। ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी कि आने वाले 10 से 15 साल में वे यहां से जाने को मजबूर हो जाएं। सीएम हेमंत ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, लेकिन उन लोगों की समस्याएं कभी हल नहीं की जिन्होंने सालों तक उन्हें वोट दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि शर्मा ने सीधे कहा, कांग्रेस जमीन का पट्टा दे सकती है लेकिन उसने नहीं दिया। इस पूरे विवाद के बीच एक और पहलू है मियां शब्द, जिसे असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक माना जाता है। ये अब यही समुदाय इस शब्द को प्रतिरोध की पहचान के तौर पर अपनाने लगा है। बयान चुनावी मौसम में आया है और अब सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या असम के बदलते जनसांख्यिकीय समीकरणों की चेतावनी? सियासी हलकों में बहस तेज है और ये बयान आने वाले दिनों में असम की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनने की उम्मीद है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में दंगों के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी लोगों में शामिल कॉलोनाइजर आरिफ पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण, फर्जी मार्केट, बिना नक्शे की दुकानों का साम्राज्य, सब पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें साफ है, मार्केट की पूरी लाइन ढही, कपड़ों का शोरूम मिनटों में मलबे में बदला और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। 26 सितंबर के दंगों के बाद से लगातार रडार पर चल रहे आरिफ पर सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। जगतपुर की पूरी मार्केट, जिसमें जिम, होम डेकोर सेंटर और 16 से ज्यादा दुकानें चल रही थी, जांच में अवैध निकली और आज सब कुछ गिरा दिया गया। पीलीभीत बाईपास पर बना विशाल शोरूम बिना नक्शा स्वीकृति के तैयार किया गया था। बीडीए की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, चारों तरफ पुलिस का घेरा, सीओ तृतीय के नेतृत्व में भारी फोर्स तैनात, ताकि एक भी पत्थर ना हिले, कोई भी उपद्रव ना हो और कार्रवाई बिना किसी रुकावट पूरी हो सके। आपको याद दिला दे कि ये पहली कार्रवाई नहीं है। फहम लॉन, स्काई लॉर्क होटल, फ्लोरा गार्डन, बाराक्तर, सब पर पहले ही ताला लग चुका है। अवैध निर्माण का ये पूरा नेटवर्क अब प्रशासन की सीधी निगरानी में है और अगला नंबर किसका होगा ये भी तय माना जा रहा है। बरेली से सबसे बड़ी तस्वीर, दंगों के बाद प्रशासन का काउंटर अटैक, अवैध संपत्तियों पर लगातार गिरते हथौड़े और तौकीर रजा के करीबी आरिफ के साम्राज्य की परत दर परत ढहती इमारतें। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना बड़ा है अवैध निर्माण का ये जाल और कब तक चलता रहेगा बुलडोजर अभियान। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के वोट नहीं तो निधि नहीं बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वोट नहीं तो निधि नहीं? उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस बयान ने चुनावी माहौल में आग लगा दी है और विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहा है। बारामती की चुनावी सभा में अजीत पवार ने कहा, उनका सीधा संदेश, अगर आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा, आपके पास वोट है, मेरे पास निधी है। 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारणार। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। बस इतना कहना था कि राजनीति की जमीन गर्म हो गई। उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने पवार के इस बयान पर खुला हमला बोला है। आरोप, सत्ता पक्ष चुनाव में दबाव की राजनीति कर रहा है।
धमकी देकर वोट मांगे जा रहे हैं और चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ खुद अजीत पवार अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। तर्क यह है, चुनाव में नेता वादे करते हैं, बिहार में भी ऐसा ही होता आया है। मैंने धमकी नहीं दी, बस ये कहा है कि जिताएंगे तो विकास होगा और निधि मिलेगी। सवाल बड़ा है, क्या सरकारी निधि वोट की शर्त पर दी जाएगी या फिर चुनावी मंच अब चेतावनियों का मैदान बनता जा रहा है? और इस बयान का चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा? इन सब के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल इसी एक लाइन पर अटक गई है, वोट नहीं तो निधि नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी है और इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है लाखों कंप्यूटर्स पर। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो अब पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में ये प्रतिबंध पहले से लागू थे, लेकिन अब सरकार ने पूरे एनसीआर में एक चरणबद्ध योजना तैयार कर दी है। बागपत में 31 दिसंबर 2025 तक डीजल ऑटो सड़क से गायब हो जाएंगे। वहीं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली, इन जिलों में 31 दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से डीजल ऑटो पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। मेरठ में तो हालात और सख्त हैं। यहां प्रतिबंध वाहनों के लिए नए परमिट और नवीनीकरण पर पूरी रोक लगा दी गई है। सरकार का दावा है कि एनसीआर में सबसे बड़ा प्रदूषण सड़क की धूल है। इसे कम करने के लिए सड़क पुनर्विकास, मैकेनिक क्लिनिक, स्प्रिंकलर और एंटी स्मॉग गन जैसे कड़े उपाय लागू किए जा रहे हैं। पूरा अभियान एक हाई लेवल प्लान के तहत चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर बनी पीएमयू यूनिट करेगी। इसमें पर्यावरण से लेकर पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास तक सभी बड़े विभागों को जोड़ा गया है। सरकार का साफ संदेश, एनसीआर में हवा साफ करनी है और डीजल ऑटो अब इसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बनेंगे। एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए यह बदलाव कितना बड़ा असर लाएगा, इसका इंतजार सबको है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक के मंडिया जिले से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक शख्स अब कपड़े खरीदने दुकान में गया, लेकिन वापस घर नहीं लौट सका। दुकान के भीतर खड़े खड़े 58 साल के एरण्या को अचानक तेज दर्द उठा। चंद सेकंड तक उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए टेबल पर गिर पड़े। दुकान में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने भागकर उन्हें उठाने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोग दौड़े और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कैसे सामान्य बातचीत से लेकर अचानक मौत तक सिर्फ कुछ ही पल लगे। हलाकगुड़ टाउन की यह घटना पूरे इलाके में सनसनी तक फैल गई है। मृतक की पहचान अरण्या, उम्र 58, निवासी हुल्लागल गांव के रूप में हुई है। परिवार सदमे में है, क्योंकि न कोई बीमारी की शिकायत, न कोई चेतावनी और एक पल में सब कुछ खत्म। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने जनता से अपील की है कि घबराए नहीं। उन्होंने कहा है कि दिल के दौरे के मामले जरूर चर्चा में है, लेकिन आंकड़ों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। मंत्री ने लोगों को संदेश दिया, जीवन शैली बदले, रोज व्यायाम करें, प्राणायाम करें, संतुलित भोजन और समय पर नींद। तनाव को दूर रखना ही दिल की बीमारी से सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन सवाल वही, जब ऐसी घटनाओं का वीडियो सामने आता है, जब एक व्यक्ति खरीदारी के लिए जाता है और लौटता है लाश बनकर, तो दिल डर से कांप उठता है। फिलहाल पुलिस ने मामले को प्राकृतिक मौत माना है और फुटेज की जांच भी की जा रही है। मांडिया की दुकान में मौत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और एक बार फिर चेतावनी दे रहा है, दिल का दौरा किसी को कहीं भी और किसी भी वक्त आ सकता है, सावधानी ही सुरक्षा है। साउथ के पसंदीदा कपल्स में से एक शोभिता धूलीपाला और नागा चैतन्य ने आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। शोभिता ने अपने पति नागा चैतन्य के 39 जन्मदिन पर उनके साथ एक रोमांटिक तस्वीर साझा की।
फोटो में दोनों बेहद खुश और रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं, जबकि नागा एक प्रोजेक्टिव हस्बैंड की तरह शोभिता को ठंड से बचाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में वो उनके स्वेटर की जिप लगाते हुए नजर आते हैं। शोभिता ने कैप्शन में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो प्रेमी। आपको बता दें कि नागा और शोभिता ने 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में एक पारंपरिक तेलुगु समारोह में शादी की थी। परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई शादी की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो नागा आखिरी बार थंडेल फिल्म में दिखाई दिए थे। अब वो अपने नए प्रोजेक्ट NC-24 यानी वृषकर्मा में नजर आएंगे। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के फाइनल में उन्होंने जापान के यूशी तनाका को सीधे 2 सेटों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। लंबे समय से कई टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के बावजूद खिताब जीतने में नाकाम रहे लक्ष्य ने साल 2025 का अपना पहला BWF टाइटल शानदार अंदाज में जीता। यह उनके करियर का तीसरा सुपर 500 खिताब है, जो उनके आत्मविश्वास में बड़ी बढ़ोतरी करेगा। मुकाबले की शुरुआत से ही लक्ष्य पूरी तरह हावी दिखे और तनाका के पास वापसी का कोई मौका नहीं छोड़ा। केवल 38 मिनट में उन्होंने मैच खत्म कर दिया, जो उनके शानदार फॉर्म को दर्शाता है। फाइनल के पहले टेस्ट में लक्ष्य ने 21-15 से जीत दर्ज करते हुए शुरुआती बढ़त हासिल की, जिसके बाद दूसरे सेट में उन्होंने 21-11 की एक तरफा जीत के साथ मैच समाप्त किया। जीत के बाद लक्ष्य का जश्न भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने आंखें और कान बंद करके आलोचकों को खास संदेश दिया। साल 2025 की शुरुआत लक्ष्य के लिए आसान नहीं रही थी, क्योंकि ओलंपिक में मेडल चूकने के बाद वो फॉर्म तलाशते दिखे। हालांकि साल के आखिरी महीनों में उन्होंने शानदार वापसी की और हांगकांग सुपर 500 के फिनाले तक पहुंचे। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीतकर उन्होंने साल को दमदार तरीके से खत्म करते हुए अपने करियर में नया जोश और मजबूती भर दी है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।